हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रचना शरीर के लेक्चर सीरीज के साथ, जिसमें हम लोग जो भी रचना शरीर में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है उनको एक एक करके देखने वाले हैं, जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है वो हम बात करेंगे उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रचना शरीर में शरीरोपक्रम के बारे में। ठीक है, रचना शरीर में सबसे पहले हमारा आता है शरीरोपक्रम, जिसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। शरीर और शारीर की व्याख्या, षडंगत्व मतलब कि षडंग शरीर के बारे में, अंग प्रत्यंग विभाग के बारे में, शरीर शास्त्र विभाग के बारे में और साथ ही साथ शरीर ज्ञान प्रयोजन के बारे में। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें आता है, दैट इज द मृत संशोधन, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शरीरोपक्रम का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि शरीरोपक्रम का अर्थ है कि शरीर की संपूर्ण जानकारी। ठीक है, शरीरोपक्रम अर्थात कि शरीर की संपूर्ण जानकारी, शरीर के बारे में सब कुछ जानने को ही हम लोग क्या कहते हैं, शरीरोपक्रम। अब अगर शरीर की उत्पत्ति हो गई, स्थिति या फिर शरीर की निर्मिति, उसका वृद्धि और क्षय, ये सभी से संबंधित जानकारी जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शरीरोपक्रम कहते हैं। तो शरीरोपक्रम का अर्थ क्या बताया गया है कि शरीर के बारे में हर एक चीज जाना जाए, जैसे कि शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई है, शरीर की स्थिति क्या है, शरीर की निर्मिति, वृद्धि, क्षय, इन सभी से संबंधित जो पूरी जानकारी है वो किसके अंतर्गत आती है, शरीरोपक्रम के अंतर्गत। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन चीज, दैट इज द शरीर की व्युत्पत्ति। तो बोला गया कि जो शरीर शब्द है वो श्री धातु से बना हुआ है। ठीक है, शरीर शब्द किससे बना हुआ है, श्रु धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्षरण होना या फिर नाश होना। तो अर्थात ये बताया गया कि जो शरीर है वो सतत क्षरण होते रहता है। ठीक है, उसका सतत नाश होते रहता है, इसी कारण से वो श्रु धातु से बना हुआ है। अतः क्या बोला गया है कि अनेक तात्विक ग्रंथों में शरीर का उल्लेख नाशवंत शरीर इस शब्द से किया गया है। ठीक है, नाशवंत शरीर मतलब कि जो नाश होता है, जिसका नाश होता है वही शरीर कहलाता है। अब आगे हम देखते हैं शरीर की व्याख्या के बारे में। तो शरीर की व्याख्या में बताया गया कि शरीरते तत्शरीरम या फिर प्रतिक्षणम शरीरमाणम इति शरीरम। ठीक है, ये दोनों जो है इसमें से कोई भी श्लोक आप याद कर सकते हैं। शरीरते तत्शरीरम ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है, या फिर प्रतिक्षणम शरीरमाणम इति शरीरम ये भी आप कर सकते हैं, जो कि चक्रपाणि दत्त ने दिया है। इसके अनुसार क्या बताया गया कि जिसका प्रतिक्षण क्षरण होता है, अर्थात जो प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाता है, अर्थात जिसका विनाश होता रहता है वही शरीर है। और साथ ही साथ बोला गया कि शरीर में जो क्षय, दैट इज द एनाबोलिज्म एंड द कैटाबोलिज्म जैसी क्रियाएं जो नित्य नियम से चलती रहती है, अतः क्षरण के दौरान वृद्धि भी होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्षरण का अर्थात सिर्फ कैटाबोलिज्म या फिर अपचय से नहीं लेना है। यहाँ पे क्या होता है कि शरीर के क्षरण के दौरान कभी कभी वृद्धि भी उसमें देखने को मिलती है, मतलब कि ग्रोथ और क्षय दोनों साइमल्टेनियसली इसमें देखने को मिलता है। शुरुआत में आपका क्या रहेगा, शरीर में ग्रोथ ज्यादा रहेगा और क्षय कम रहता है, दैट इज द इन द बाल्य अवस्था। लेकिन जैसे जैसे तरुणा अवस्था बीतने लगती है तो क्षरण की अवस्था बढ़ जाती है और वृद्धि की अवस्था कम होने लगती है। तो इसी तरह बताया गया कि शरीर क्या है, एक बार उत्पन्न हो जाता है, उसमें थोड़ी वृद्धि होती है, देन उसके बाद उसका क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसलिए विनाश होने के कारण इसको बोला गया है कि शरीरते तत् शारीरम, मतलब कि जिसका विनाश होता है, जो प्रतिक्षरण होता है जिसका, उसी को हम शरीर कहते हैं। दूसरा इसका उल्लेख मिलता है, दैट इज द एवं विवर्धितम स यदा हस्तपाद जीवा घ्राण नितंबादिवी रंगे रूपे तथा शरीरम इति संज्ञा लभते। मतलब क्या बोला गया है कि गर्भाशय में जो स्थित गर्भ है उसको जो हस्तपाद, जीवा, घ्राण, कर्ण, नितंब आदि जो अंग प्रत्यंग प्राप्त होते हैं, उससे प्राप्त होने को ही हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। और इसके अलावा ये जो श्लोक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर सकते हैं, जो कि चरक शारीर स्थान में मिलता है आपको। तत्त शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मक समयोग है। ठीक है, तो पहला जो हम लोग ने श्लोक देखा था यहाँ पे सीरियमान तत्शरीरम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। एंड देन ये श्लोक जो है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है, दैट इज द तत्त शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायात्मक संयोग है। अर्थात इसके अनुसार चरक क्या कहते हैं कि पंच महाभूत और उनके विकार, मतलब कि उनके रूपांतर, इन सभी के समुदाय से निर्मित तथा जो चेतना धातु अर्थात जो आत्मा का अधिष्ठान है वही शरीर है। मतलब बोला क्या गया है कि जो पंच महाभूत और पंच महाभूत के विकार से, मतलब कि पंच महाभूत में कोई रूपांतर होता है तो वो उसका क्या हो गया, विकार हो गया। इन समय के समुदाय से जो निर्मित हुआ है और जिसमें आत्मा का अधिष्ठान हो उसी को क्या कहते हैं, शरीर कहा जाता है। इसके अलावा एक और व्याख्या मिलता है, दैट इज दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम, अर्थात तीनों दोष, सात धातुओं और तीनों मल, इन सभी को एकत्रित रूप में क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। अब शरीर दो प्रकार के बताए गए हैं, एक स्थूल शरीर बताया गया है, एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर बेसिकली चेतना धातु को कहते हैं, वहीं पे स्थूल शरीर जो हम बाहर जो सात धातुआत्मक पुरुष होता है, सप्त धातुआत्मक पुरुष होता है, जिसे हम आंखों से, नेत्रों से देख सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, स्थूल शरीर कहते हैं।
इसके अलावा आता है दैट इज द खाद्य चेतना षष्ठा धातवः पुरुष स्मृत, मतलब कि आकाश आदि पंच महाभूत और छठी जो चेतना धातु दैट इज द जो आत्मा है, इनके समुदाय को हम पुरुष कहते हैं कि ये क्योंकि ये जो छह है वो मूल धातुओं से ही शरीर की निर्मित होते हुए मानी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हम एस्पेक्ट देखते हैं विद इन द शरीर, जिसमें से आपको मेनली क्या क्या याद रखना है कि शरीरते तत्शरीरम, ये श्लोक आप याद रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है दैट इज द तत्त शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदात्मक संयोग वाहिम। और तीसरा आता है दैट इज द दोष धातु मलामूलम, अब चाहे तो याद कर सकते हो, वैसे इतना जरूरत नहीं है। ये हो गया किसके बारे में हम लोग ने अभी तक देखा, शरीर की व्याख्या में। अब दूसरा जो इसमें हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक याद करना है दैट इज द शारीर के व्याख्या के बारे में। तो क्या बोला गया है कि शरीरम अधिकृतम कृतम तंत्रम शारीरम। ठीक है, ये श्लोक आपको इंपॉर्टेंट रहेगा शारीर की व्याख्या के लिए, तो ये श्लोक आप पढ़ लीजिएगा कि शरीरम अधिकृतम कृतम तंत्रम शारीरम। क्या बोला गया कि शरीर को आधारभूत मानकर जिस शास्त्र की निर्मित हुई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शारीर कहते हैं। शारीर अर्थात क्या बोला गया कि शारीर अर्थात शारीर शास्त्र के बारे में बताया जा रहा है। तो शारीर शास्त्र में हमें शरीर के बारे में सब कुछ पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो शरीर को आधारभूत मानकर जो शास्त्र बनाया गया है उसे ही हम क्या कहते हैं, शारीर कहते हैं। अब उसी को रचना शरीर और जो रचना शरीर विज्ञान या फिर शारीर शास्त्र भी कहा जाता है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट उसके पर्याय मिलते हैं दैट इज द रचना शरीर विज्ञान या फिर शरीर शास्त्र। बोला गया कि इसमें और भी 2-3 टॉपिक्स आते हैं जैसे कि गर्भावक्रांति, अगर हम लोग एम्ब्रियो के बारे में पढ़ रहे उसे गर्भावक्रांति कहेंगे। वहीं पे अंग प्रत्यंग विज्ञान मतलब कि एनाटॉमी आ जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी, ये सब क्या है इसके अंदर ही आते हैं। शारीर विज्ञान जो है, शारीर शास्त्र जो है उसके अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने पहला पॉइंट देख लिया जो कि था हमारा शरीर एंड शारीर की व्याख्या। इसके बाद हम बात करेंगे षडंगत्व, मतलब कि 6 रीजन्स ऑफ द बॉडी या फिर षडंग शरीर के बारे में। तो षडंग शरीर में क्या बताया गया है कि शरीर का अध्ययन करने की दृष्टि से शरीर को जो है 6 विभाग किए गए हैं। जैसे कि इसमें क्या आता है, शाखा शस्त्र मध्यम पंचमा षष्टम शिर इति। ठीक है, ये कर सकते हैं। या फिर तद्यथा दो बाहु द्वे शक्तिनी समासतः षडंगम प्रत्यंगम तस्ता हृदयम आदिक्य, मतलब कि बेसिकली 6 भागों में क्या किया गया है कि इजिली हम लोग क्या कर पाए, शरीर का ज्ञान कर पाए। इसके लिए जो संपूर्ण शरीर है उसको 6 भागों में विभाजित किया गया है। इसी कारण से इसे क्या कहते हैं, षडंग शरीर कहते हैं। अब षडंग शरीर में 4 शाखाएं आ जाती है जिसमें से 2 ऊर्ध्व शाखा दैट इज द 2 बाहु आ जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड्स आ जाते हैं। उसके बाद 2 अधो शाखा दैट इज द 2 शक्तियां आ जाती है दैट इज द लेफ्ट एंड राइट लेग्स आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आ जाता है मध्यम शरीर, मतलब कि जिसमें क्या आ जाता है हमारा एब्डोमेन एंड थोरैक्स आ जाता है। एंड ऊर्ध्वांग शरीर जिसमें सिरा और ग्रीवा आ जाता है। तो इस तरह से 6 भागों में क्या किया गया है, हमारे संपूर्ण शरीर को विभाजित किया है जिसके अनुसार हमें क्या हो और सरलता हो शरीर के बारे में जानने को। तो बोला गया कि ये जो 6 विभाग है उसी को आयुर्वेद सारों ने 6 अंग प्रमुख अंग कहे हैं। और जो अक्ष हृदय आदि को प्रत्यंग कहा गया है। ठीक है, इसके अंदर जो आने वाले ऑर्गन्स हैं उन सबको क्या बोला गया है, प्रत्यंग कहा गया है। तो अगर षडंग शरीर के बारे में आपको पूछा जा रहा है तो आपको क्या लिखना है कि शरीर को और अच्छे से जानने के लिए शरीर को 6 भागों में विभाजित किया गया, इसी को षडंग शरीर कहते हैं। अब षडंग शरीर में क्या आता है, जिसमें 4 शाखाएं आती हैं, एक मध्यम शरीर आता है और एक ऊर्ध्वांग शरीर आता है। इसको हम और अच्छे से देखें तो बेसिकली बोला गया है शरीर के 6 विभाग में सबसे पहले आता है दक्षिण ऊर्ध्व शाखा दैट इज द राइट अपर एक्सट्रीमिटी, फिर वाम ऊर्ध्व शाखा दैट इज द लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी आ जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं दक्षिण अधः शाखा मतलब कि राइट लोअर एक्सट्रीमिटी एंड वाम अधः शाखा दैट इज द लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी। इसके अलावा अंतराद्वितीय आता है दैट इज द ट्रंक आ जाता है एंड सिरा और ग्रीवा आ जाता है दैट इज द हेड एंड नेक। तो इस तरह से हमारे शरीर के 6 विभाग किए गए हैं जिससे हम शरीर को आसानी से सरलता से उनके बारे में ज्ञान कर सकें। वहीं पे हम डायग्रामेटिक्स अगर इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो सबसे पहला शरीर आ जाता है दैट इज द हेड एंड नेक, दूसरा शरीर आ जाता है लेफ्ट अपर लिम, तीसरा आ जाता है राइट अपर लिम, चौथा आ जाएगा राइट लोअर लिम, पांचवा आ जाएगा लेफ्ट लोअर लिम, और साथ ही साथ जो छठा है ट्रंक पूरा पार्ट आ जाता है जिसमें आपका थोरैक्स एंड एब्डोमेन आता है। तो इस तरह से 6 भागों में हमारा बॉडी को डिवीजन किया गया है जिसको बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ द बॉडी। अब यहाँ तक हम लोग ने देख लिया 2 टॉपिक जैसे शरीर और शारीर व्याख्या, और उसके अतिरिक्त हम लोग ने देखा षडंग शरीर के बारे में। अब हम बात करेंगे शारीर शास्त्र के विभाग के बारे में, मतलब कि जो शारीर शास्त्र हम पढ़ रहे हैं उसको कितने विभागों में बांटा गया है। तो बेसिकली हमारा जो शरीर शास्त्र है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है दैट इज द रचना शरीर और दूसरा क्रिया शरीर। अब ये जो रचना शरीर है उसमें हम क्या करते हैं, रचना के बारे में पढ़ते हैं दैट इज द एनाटॉमी ऑफ द बॉडी पढ़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रचना शरीर। और जिसमें हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं, शरीर में होने वाली क्रियाओं के बारे में बात करते हैं, उसे हम क्रिया शरीर के नाम से जानते हैं।
तो बोला क्या गया है कि रचना प्रतिपादिकम शारीरम रचना शरीरम, मतलब कि बोला गया है कि जिस विज्ञान के अंतर्गत शरीर के अवयव की रचना मतलब कि स्ट्रक्चर के संबंध में अध्ययन किया जाता है उसे रचना शरीर या फिर एनाटॉमी कहा जाता है। इसका आपको पहले से नॉलेज होगा कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं, शरीर के अंदर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको हम क्या कह देंगे, रचना शरीर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रचना के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसमें विशेष रूप से किसके बारे में बात करते हैं, तो बोन्स हो गए, दैट इज द अस्थियां हो गई, मांसपेशियां हो गई, संधि, शिराएं, धमनियां, नाड़ियां और अंग प्रत्यंग, साथ ही साथ शरीर की स्थिति, उसके आकार, उसके स्वरूप तथा किस अंग के साथ किस अवयव तथा प्रत्यंग का संबंध होता है, ये सभी ज्ञान किससे मिलता है, हमें रचना शरीर से। मतलब कि शरीर के पूरे एनाटॉमी का ज्ञान हमें किसके अंतर्गत मिलता है, रचना शरीर के। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे विभाग की, दैट इज द क्रिया शरीर की, तो बोला गया है क्रिया प्रतिपादिकम शारीरम क्रिया शारीरम, मतलब जिसमें हम शरीर में होने वाले क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसके अंतर्गत आने वाले शास्त्र को हम क्रिया शरीर कहते हैं। तो जिस विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, शरीर के अवयव की क्रिया मतलब उनके फंक्शन के संबंध में बात करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम क्रिया शरीर कहते हैं। अब बोला गया कि इसमें हमें विशेष रूप से किसका ज्ञान होता है, तो दोष, धातु, मौलों के निर्माण का, सूक्ष्म क्रियाओं का तथा अव्यय और संस्थान जिस किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, उन सभी का ज्ञान हमें क्रिया शरीर के अंतर्गत होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो शारीर शास्त्र है उसके कौन कौन से विभाग है, तो शारीर शास्त्र के दो विभाग माने गए हैं, रचना शरीर और क्रिया शरीर। रचना शरीर में हम रचना की बात करते हैं, दैट इज द एनाटॉमी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वहीं पे क्रिया शरीर में हम फंक्शन की बात करते हैं। तो इस तरह से हमें विभाग देखने को मिलता है। अब इसमें लास्ट टॉपिक दैट इज द मेन टॉपिक इसका आता है, जिसपे ज्यादातर चांसेस रहते हैं यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आने के, दैट इज द सुश्रुत के अनुसार मृत संशोधन पद्धति। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार मृत संशोधन पद्धति आपको हर बार पूछा जाता है, एग्जाम में पूछने को देखने को मिलता है। तो इसमें क्या बताया गया कि जो सुश्रुताचार्य हैं उन्होंने उनके काल में मतलब कि उनका काल कब से था, ईस्वी पूर्व 3 से 4,000 वर्ष से पूर्व मृत संशोधन या फिर विच्छेद करने की पद्धति कालानुसार भिन्न थी, एंड उसका वर्णन यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया जाए कि जो मृत शरीर का हमें संशोधन करना है, शोधन करना है, वो मृत शरीर होना कैसा चाहिए। मतलब कि अगर हम मृत शरीर जिसका शोधन करने जा रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो मृत शरीर कैसा होना चाहिए, उसकी हम पहले व्याख्या देख रहे हैं। तो इसमें जो श्लोक बताया गया है, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर याद कर सकते तो वेल एंड गुड रहेगा, क्योंकि क्या है, ऐसे आप सारे पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। लेकिन अगर श्लोक आप याद कर ले रहे हो तो एक ही साथ आपको सारी चीजें याद रहेंगे, साथ ही साथ कोई भी चीज आप बीच में भूलोगे नहीं। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि ये श्लोक अगर हो सके तो ट्राई कीजिए कि याद हो जाए। श्लोक इस तरह से कि तस्मात् समस्त गात्रम अविशोपहतम अदीर्घ व्याधि पीड़ितम अवर्ष सतिकम निशिष्टांत पुरुषम पुरुष अवगाहत माप गयाम निबंध पंजरस्थ मुंज वल्कल कुश क्षण आदि नामनत नाम स्थितम अंग प्रत्यंग अप्रकाश देशे कोथयेत सम्यक प्रकृतितम चोदृत्य तदो देहम सप्तरात्र उत्सीर बाल वेणु वल्कल ऊर्चा नामनत मेन स्नेह सनेर घर्षयत्व गांधीन सर्वानेव बाह्य अभ्यंतरांग प्रत्यंग विशेषानि यथोत्कान लक्ष्ये चक्षुषम। इसमें क्या बताया गया है, सारे पॉइंट्स बताए गए। जैसे पहला पॉइंट बताया गया कि तस्मात् समस्त गात्र, मतलब जो हम शरीर ले रहे हैं, मृत शरीर ले रहे हैं, उसमें सभी अंग प्रत्यंग होने चाहिए। फिर बोला गया अविश्व अपहतम, मतलब कि जिसकी मृत्यु विष से नहीं हुई हो। अदीर्घ व्याधि पीड़ितम, मतलब बहुत क्रॉनिक डिसऑर्डर से उसका शरीर पीड़ित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्रॉनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, शरीर के बहुत सारे अंग प्रत्यंग खराब हो जाते हैं, तो जिससे हमें जो बेसिक एनाटॉमी है वो अच्छे से हम नहीं पढ़ पाएंगे। अवर्ष सती का मतलब बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं बॉडी होना चाहिए, और मतलब कि बहुत ज्यादा बूढ़े इंसान का भी बॉडी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा छोटे बालक का भी नहीं रहना चाहिए। निशिष्टांत पुरुषम, मतलब उसका जो गुद भाग है उसमें से पुरुष का निर्हरण होना चाहिए, बिना पुरुष के रहना चाहिए। साथ ही साथ बोला गया है ऐसे बॉडी को क्या करना है, निबद्ध करना है, किसमें बांधना है। तो इस तरह से क्या है, सारे पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप क्या करें, ये श्लोक एक बार पढ़ ले। तो यहाँ पे आप नहीं चाहते कि श्लोक याद हो, तो आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स भी याद कर सकते हैं। कि सबसे पहले क्या बोला गया है कि शरीरगत जो अंग प्रत्यंग है उनका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला मृत्यु शरीर जो है सर्व अंग प्रत्यंग से युक्त होना चाहिए, जिसको हम लोग ने कह देखा कि समस्त गात्रम बोला गया है। अब बोला गया कि उसकी मृत्यु का कारण विष प्रयोग नहीं होना। अब विषोपहतम हम लोग ने देखा, मतलब कि विष से वो मरा नहीं होना चाहिए।
और मृत्यु से पहले वो चिरकाल मतलब कोई भी क्रॉनिक डिसऑर्डर से या फिर व्याधि से पीड़ित नहीं होना चाहिए। उसकी आयु 100 वर्ष अथवा उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, साथ ही अत्यंत बाल भी नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बूढ़ा शरीर होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा या फिर बालक का शरीर होना चाहिए। उसका आंत्र एवं मल निकाल देना चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया है? उसके आंत्र को और मल को निकाल देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, शरीर के सड़ने की जो गतिविधि है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ ऐसे पुरुष का मृत शरीर पहले क्या करना है, धारा होने वाली नदी में पिंजरे के साथ बांध कर रख देना चाहिए। मतलब कि जहाँ पे धारा में नदी बह रही हो, ऐसे जगह पे पिंजरे में रख के वहां पे रख देना चाहिए। पिंजरे में अब क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जो भी जंगली जानवर है वो उसको खराब न कर सके, इसलिए। उसके बाद बोला गया कि ये जो शरीर है उसको मुंज, वल्कल, कुश, षण, क्या क्या बोला गया है कि मुंज, वल्कल, कुश, षण जैसे किसी एक पदार्थ में से क्या करना चाहिए, अंग प्रत्यंग को लपेट कर अप्रकट स्थान में, अप्रकट स्थान मतलब कि जहाँ पे बेसिकली सूरज की उतनी धूप ना आए, जहाँ पे सूरज कम पहुंच रहा हो, उनकी जो किरणें हैं कम पहुंच रहा हो, ऐसी जगह पे उसे रखकर सड़ाएं। और 7 दिन पश्चात जब वो पूरी तरह से सड़ा हुआ हो तो उस जो मृत शरीर है उसको क्या करें, नदी से बाहर निकालें। अब उस पर जो लपेटे हुए मूंज, वल्कल आदि हैं उसको निकाल दे और पिंजरे से भी शरीर को निकाल देना चाहिए। तत्पश्चात बोला गया है कि इसमें उशीर, केस, बांस और वृक्ष की त्वचा, इनसे बनाए हुए कूची से धीरे धीरे घिसकर शव की त्वचा निकाले। अब क्या होगा, इतने दिन से सड़ाने की वजह से जो शरीर के त्वचा है मृत शरीर का, वो क्या हो जाएगा, एकदम ढीला हो जाएगा। तो उसको कैसे, किससे, उसीर, केस, बांस और वृक्ष की त्वचा से एक कूचा बनाना है, कुर्ची बनाना है, दैट इज द ब्रश बनाना है, और धीरे धीरे उसकी त्वचा को रगड़ना है। अब त्वचा जो है सड़ चुकी है तो धीरे धीरे घर्षण करने पे भी त्वचा क्या हो जाएगी, इजिली वहां से हट जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो इंटरनल ऑर्गन्स रहेंगे, मसल्स रहेंगे, वो इजिली विजिबल होने लगेंगे। आगे क्या बोला गया है कि जो शरीर है और सड़ा हुआ होने के कारण त्वचा के सभी स्तर आसानी से निकल जाते हैं और तत्पश्चात सभी अंग प्रत्यंग अवयव दिखाई देने लगते हैं और उनका प्रत्यक्ष हम निरीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि जब तक त्वचा रहेगी तब तक इंटरनल ऑर्गन्स को हम नहीं देख सकते। इसीलिए बोला गया कि सड़ा कर उसके त्वचा को निकालेंगे तो उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, इंटरनल ऑर्गन्स को इजिली प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के लिए देख पाएंगे। तो ये थी हमारे किसके बारे में विषय, कि मृत संशोधन के लिए जो मृत शरीर है वो किस प्रकार का होना चाहिए। अब ये जो मृत शरीर है उसको अगर हमें संरक्षित करना है, मतलब कुछ समय के लिए रखना है, तो किन किन द्रव्यों में हम डाल के रखते हैं। तो बेसिकली बोला गया है कि इसमें कार्बोलिक एसिड लेते हैं कितना, 1 भाग, ग्लिसरीन लेते हैं 2 भाग, फॉर्मेलिन लेते हैं 3 भाग और पानी लेते हैं 4 भाग। ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आता है कि मृत संशोधन के लिए जो मृत संचरणात जो द्रव्य हैं उनके बारे में विवेचन कीजिए। क्या बोला गया है आगे, कि उपरोक्त द्रव्य तद तद विशिष्ट मात्रा में लेकर, मतलब कि जिसे मात्रा में बोला गया 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग की जो मात्रा में बना है उसको समांग मिश्रण कर ले, मतलब उसका होमोजेनियस मिक्सचर बनाकर उसमें बड़े सूचिका भरण यंत्र की सहायता से शव की महामृत्तिका धमनी के द्वारा शरीर पूर्वक भीतर प्रविष्ट कराएं, अथवा एनिमा मात्र में उपरोक्त मिश्रण डालकर उसे ऊंचाई पर टांग दे, उसी नालिका से सूचिका जोड़कर उसे महामृत्तिका धमनी में प्रविष्ट करें। ठीक है, तो क्या करना है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसको किसी एक नलिका, दैट इज द एक ट्यूब में रखना है और उसको हमारे जो धमनी होती है, दैट इज द ब्लड वेसल्स हो गए, उसमें क्या बोला है कि उसमें प्रविष्ट कराना है, उसमें डालना है, जिससे शरीर का अंदर से संरक्षण होता रहेगा। अब बोला गया कि द्रव के द्रवाव के कारण, ठीक है, क्या बोला गया है कि द्रव जो है उसके द्रवाव के कारण या फिर दाब के कारण, प्रेशर के कारण वह मिश्रण धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सर्व शरीर में फैल जाएगा और इससे शव में उपस्थित जो जंतुओं हैं, दैट इज जो छोटे छोटे बैक्टीरिया, उनका नाश हो जाएगा और जंतुओं की वृद्धि भी नहीं होगी। और अगर बैक्टीरिया नहीं रहेंगे या फिर कोई भी बैक्टीरियल कंपोनेंट नहीं रहेगा तो जो शव है वो दीर्घ काल तक सुस्थित रहेगा। साथ ही साथ इसके नासा, कर्ण, गुद आदि बाह्य छिद्र में रुई से बंद कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा, शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया प्रवेश नहीं कर पाएगा। और जो हम लोग ने संरक्षण द्रव्य डाले हैं वो अंदर से पहले से ही क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया को किल कर दे रहे हैं और शरीर का संरक्षण इस प्रकार होता है, जिससे क्या होगा कि शरीर लंबे समय तक वैसे ही बना रहेगा, जिससे हम शरीर को ज्यादा समय तक पढ़ सकते हैं, मतलब कि शरीर के बारे में ज्यादा समय तक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं।
इसके बाद बोला गया है सीरा धमनी रंजनार्थ द्रव, ये भी आपको पूछता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको भी आप मत छोड़िएगा। इसमें क्या बोला गया है कि सीरा धमनी रंजनार्थ द्रव, सीरा धमनी मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हैं या फिर वेन्स हैं उनको रंजन करना चाहिए। रंजन करने से क्या होगा कि इजिली हम पढ़ पाएंगे कि कहाँ से कहाँ तक ब्लड वेसल पास हो रही है। तो इसमें किन किन द्रव्यों का उपयोग करते हैं, तो इसमें सबसे पहले सिंदूर जो कि रेड लीड होता है उसको लेते हैं, फिर उसमें मैदा डालते हैं, साथ ही साथ पानी, इन सबको डिफरेंट डिफरेंट 1, 1 और 4 के मात्रा में भाग में लेते हैं। अब ये जो उपरोक्त द्रव्य बताए गए हैं इनका समान मिश्रण करते हैं, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं और उसे धमनी में मतलब कि रोहिणी सिरिंज के द्वारा क्या करते हैं, बलपूर्वक अंतः प्रविष्ट करते हैं। बल से मतलब एक्सेसिव प्रेशर के साथ अंदर हम धमनियों में डालते हैं। अब जो क्वचित संरक्षक द्रव्य है उसमें 1 औंस मर्क्यूरोक्रोम मिलाया जाता है, जिससे संरक्षण एवं रंजन एक साथ ही हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि अब रंजन और संरक्षण अलग अलग करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, जिसके कारण क्या किया जाता है कि जो संरक्षक द्रव्य ऊपर हम लोग ने देखे थे 4, उसमें ही क्या कर देते हैं, मर्क्यूरोक्रोम यूज करते हैं, जिससे क्या होता है संरक्षण भी होता है साथ ही साथ रंजन भी हो जाता है। इसलिए दो दो स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती। तत्पश्चात 3 दिन तक बोला कि मृत शरीर उसी प्रकार रखकर उसके बाद शवविच्छेदन करें, जिससे क्या होगा कि जो हम लोग ने रंजन द्रव्य डाला है वो शरीर शरीर में फैल चुका रहेगा, जिससे हम क्या करेंगे, जब उसका शोधन करेंगे, जब उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, तो अध्ययन करेंगे उसका, तो हम इजीली उसके बारे में पढ़ सकेंगे। तो 3 दिन तक उसको क्या करना है, वैसे ही रखना है और उसके बाद उसका शवविच्छेदन करना है। आगे बोला गया है कि सर्वप्रथम जो वृद्धि पत्र एवं सदंश यंत्र की सहायता से त्वचा निकाले, जो कि हम लोग ने ऊपर पढ़ा कि कुर्चिका बना के उससे धीरे धीरे क्या करे, त्वचा निकालना है। फिर उसके बाद उत्तान कला काटना है, ऊपर की जो फाइब्रस लेयर है उसको काटना है। उसके बाद गंभीर कला को काटना है, अंदर की कलाएं जो है धीरे धीरे लेयर्स की बात कर रहा है तो उन सबको काटते जाना है। जो गंभीर कला है उस पर वासा मतलब चर्बी के पीतवर्णी कण दिखाई देते हैं। जैसे ही आप क्या करोगे, फाइब्रस लेयर के नीचे जाना चालू करोगे तो वहां पे क्या रहेंगे, येलो कलर के डिपोजिशन रहते हैं, जो कि किसके डिपोजिशन होते हैं, फैट के या फिर वसा, दैट इज द चर्बी के डिपोजिशन देखने को मिलते हैं, जो कि पीतवर्ण के होते हैं। तत्पश्चात हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पे धमनी, सिराए, चेतनिया, पेशी, स्नायु और उनके कोष आवरण, गंभीर जो लसिका ग्रंथि है वो लसिका वाहिनी या अवयव, इनकी शरीर में स्थिति और उनके अस्थि संधि, ये सारी रचनाएं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप एक एक लेयर्स को हटाते जाएंगे, हमें क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो रचनाएं हैं शरीर के अंदर वो सब दिखाई देने लगेंगी। तो इस प्रकार क्या किया गया है कि इस प्रकार उस विच्छेदन के द्वारा प्राप्त किया गया जो प्रत्यक्ष शरीर ज्ञान तथा शास्त्रों का ज्ञान उन्हें समन्वित कर तथा अपने मन में उपस्थित संदेह जो है ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा दूर कर शाखा निपुण होने पर ही शस्त्र कर्म आदि क्रियाएं करनी चाहिए। अब ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है शस्त्र कर्म में, दैट इज द सर्जरी में जो इंटरेस्टेड रहते हैं, उनको अगर संपूर्ण ज्ञान है कि हमारे शरीर की इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार है, तभी वो शस्त्र कर्म को कर सकते हैं। अन्यथा अगर उन्हें अल्प ज्ञान है तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं कि शरीर में डिफरेंट डिफरेंट जो अवयव है या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है दूसरे कार्य करते समय उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से संपूर्ण ज्ञान होने पे वो कार्य या फिर जो नुकसान होने वाला रहेगा शरीर को, उसको बचाया जा सकता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि सबसे पहले जो है सारे संदेह को खत्म करना है। सबसे पहले क्या करना है, प्रत्यक्ष शरीर ज्ञान करना है बाय द मृत्यु शोधन। उसके बाद शास्त्रों का ज्ञान करना है। पहले क्या करना है, प्रत्यक्ष ज्ञान कर लो, फिर शास्त्रों से उसके बारे में पढ़ो, फिर जो भी संदेह रह जाता है उसको क्या करे, ज्ञानी व्यक्ति दैट इज द गुरुजनों से उसको सीख कर जो भी आपके मन में संदेह है सभी को संदेह रहित होकर फिर क्या करना चाहिए, शस्त्र आदि कर्म में प्रयुक्त होना चाहिए। तभी क्या होगा, शरीर की अच्छे ज्ञान होने के कारण आप शस्त्र कर्म आदि क्रियाओं में निपुण हो सकेंगे। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द शरीर उपक्रम। तो शरीर उपक्रम में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि आपको एग्जाम में आने के चांसेस है, वो सारे टॉपिक्स हम लोग ने क्लियर कर लिए हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग ने शवविच्छेदन भी देख लिया, जो कि ज्यादातर चांसेस हमारा शरीर उपक्रम से इसी के आने के रहते हैं फॉर द 10 मार्क। तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से करना है, जिसमें आपको मृत संशोधन के लिए शरीर कैसा होना चाहिए, उसका संरक्षणार्थ द्रव्य कैसा होना चाहिए, साथ ही साथ रंजनार्थ द्रव्य कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में आपको विषय या फिर ज्ञान होना चाहिए। तो होप आपको सारी चीजें आप क्लियर रहेंगी रिलेटेड टू द शरीर उपक्रम। एंड अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि फर्दर वीडियोस में उन सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। साथ ही साथ इसी तरह के अभी हम लोग आगे भी वीडियोस बनाने वाले हैं, जिसमें रचना शरीर, क्रिया शरीर, सारे जो टॉपिक्स है फर्स्ट ईयर बीएमएस से रिलेटेड, वो सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो वो सारे टॉपिक्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आपको वीडियोस रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।